गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज पार्ट सेकंड है वो मानव जनन 12th क्लास की बायोलॉजी से। इसके अंदर जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेटा नर जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पहले अपन इस चित्र को देखते हैं, फिर इसकी परिभाषा देखेंगे, फिर अब प्रत्येक अंक का विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये बेटा नर जनन तंत्र है। अब इसमें किस भाग को क्या बोलते हैं मैं एक बार आपको कर दूं क्लियर। शुरुआत करता हूँ बेटा मैं मूत्राशय से। ठीक है, ये आपको एक अंडाकार भाग दिखाई दे रहा है, ये अंडाकार भाग, ये अंडाकार भाग को बेटा मूत्राशय बोलते हैं, यानी मूत्र यहाँ पर आकर के इकट्ठा होता है। ठीक है, इसके बाद देखो ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो एक नलिकाकार स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बेटा मूत्र विसर्जन नलिका, यानी कि मूत्र इसके द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये जो एक ऊपर से ये दिखाई दे रहा है इसको शीशन बोलते हैं। और ये एक बाहरी ज्ञानेंद्रिय है, यानी कि ये शरीर के बाहर होता है, सभी मेलों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अपन नीचे आते हैं, ये बेटा एक नाशपाती के आकार का शेप है। ये देखो जहाँ जहाँ मेरा पेन चल रहा है इसको बेटा अपन बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं बेटा प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके नीचे देखो ये एक नलिका है, ये नलिका है, इसको बोलते हैं बेटा रसखलन नलिका। ये वाली कहलाती है रसखलन नलिका। ठीक है, चलो अब आते हैं अपन ऊपर की ओर। ये देखो ये दो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनको बोलते हैं बेटा शुक्राशय, यानी शुक्राणु यहाँ पर आकर के इकट्ठे होते हैं। ठीक है, ये वाला भाग और ये वाला भाग आपका शुक्राशय कहलाता है। तो यहाँ भाग तो पूरे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं अपन नीचे की ओर। नीचे देखो ये बेटा एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है जिसको बेटा वृक्षण कोश बोलते हैं। ठीक है, ये वाला भाग इसको बोलते हैं वृक्षण कोश। इसके अंदर बेटा ये वृक्षण होते हैं, यही मेन होता है हर मनुष्यों में, क्योंकि ये शुक्राणुओं का निर्माण करता है। इसके ऊपर ये मैंने काले पेन से गहरा गहरा किया हुआ है, इसको अधिवृक्षण बोलते हैं। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो है ये नलिका का स्ट्रक्चर है, इसको शुक्रवाहक नलिका बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा ये यहाँ पर देखो ये एक मैंने शेप बनाया है, इसको काउपर ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउपर ग्रंथि। तो ये पूरा का पूरा एक मानव नर जनन तंत्र है। मेरे ख्याल में आपको हर चीज़ समझ में आ गई हो। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं अपन इसकी परिभाषा, यानी कि नर जनन तंत्र की परिभाषा। राइट, शुरुआत करते हैं। मनुष्यों यानी कि पुरुषों में, ना कि फीमेल में, मनुष्यों के शरीर में पाए जाने वाले अंग तंत्र, यानी कि बहुत सारे अंग जब एक प्रकार का कार्य करते हैं उसको तंत्र बोलते हैं। तो मैंने इसको देखो ऐसे लिखा है, मनुष्यों के शरीर में पाए जाने वाले अंग तंत्र जो जनन के लिए काम आते हैं, यानी कि वो जनन क्रिया के लिए काम आते हैं, तो इस प्रकार के तंत्र को बेटा नर जनन तंत्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? नर जनन तंत्र। अब अपन बात करते हैं इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला आता है बेटा प्राथमिक अंग, यानी प्राइमरी ऑर्गन। इसको बेटा मुख्य जनन अंग बोलते हैं, या तो इसको प्राथमिक अंग बोलो या इसको मुख्य जनन अंग बोलो, एक ही बात है। मुख्य जनन अंग कौन सा है? वो है बेटा वृक्षण, जो मैंने अभी आपको बताया। नीचे जो एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये एक अंडाकार स्ट्रक्चर पाया था, इसको अपन वृक्षण बोलते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है बेटा शुक्राणुओं का निर्माण करना, यानी शुक्राणुओं का जो निर्माण है वो वृक्षण के द्वारा ही किया जाता है। ये आपका प्राथमिक ऑर्गन है, यानी कि प्राथमिक अंग है, जिसको मुख्य जनन अंग बोलते हैं, जिसका नाम है बेटा वृक्षण। इसका काम है शुक्राणुओं का निर्माण करना। राइट, अब आते हैं सहायक अंग या द्वितीयक अंग। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है बेटा वृक्षण कोश, जिसके अंदर वृक्षण पाए जाते हैं। दूसरा इस अधिवृक्षण। ठीक है, थर्ड है आपका शुक्र वाहिकाएं। चौथा है आपका शुक्राशय। पांचवा है बेटा शीशन। ये तो आपके सहायक अंग हो गए। सहायक ग्रंथियां दो हैं, पहली है बेटा प्रोस्टेट ग्रंथि और दूसरी है आपका कॉपर ग्रंथि। तो दो तो ग्रंथियां हैं और ये 5 सहायक अंग हैं और एक बेटा मुख्य अंग है।
तो इस प्रकार से इनको मिला करके एक नरजनन तंत्र का निर्माण होता है। क्लियर हो गया? चलो, अब अपन प्राथमिक अंग जिसको वृक्षण बोलते हैं, अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, ये मेन है क्योंकि यही शुक्राणुओं का निर्माण करता है। अब अपन प्राथमिक अंग यानी वृक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए, इनकी संख्या बेटा प्रत्येक मनुष्यों में 2 होती है, यानी कि एक जोड़ी होते हैं, 2 होते हैं ये। इनकी स्थिति यानी कि ये कहाँ पाए जाते हैं? ये बेटा उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो हमारा पेट होता है उसके बाहर एक थैली होती है, नीचे की ओर ये लटकी होती है जिसको अपन वृषण कोश बोलते हैं। मैं आपको चित्र के माध्यम से मैं आपको समझा दूं। ये वाला है, ये आपका वृक्षण है, ठीक है, और ये बाहर वृक्षण कोश है और ये अधिवृक्षण कहलाता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने अभी बताया स्थिति क्या है। उदर गुहा के बाहर थैलीनुमा संरचना के अंदर ये पाए जाते हैं जिनको वृक्षण कोश बोलते हैं। इनका आकार बेटा अंडाकार होता है और इनकी जो लंबाई बेटा 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। क्लियर हो चुका? क्लियर है? चलो आगे आगे देखते हैं। यह है बाहर से 2 झिल्लियों के द्वारा ढका होता है वृक्षण। बाहर से 2 झिल्लियों के द्वारा ढका होता है। एक तो होती है आंतरिक झिल्ली जो वृक्षण के बाहर है ना अंत्यविदित होकर 250 से 300 कोष्ठों का निर्माण करती है जिसको अपन वृक्षण पाली बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसके अंदर 2 झिल्लियाँ होती हैं। यह बाहर से 2 झिल्लियों के द्वारा ढका होता है। जो आंतरिक झिल्ली है, जो अंदर वाली झिल्ली है, किसके अंदर? वृक्षण में। वो अंदर जो है अंतर्भित यानी अंदर ही मुड़ने के बाद ये 250 से 300 कोष्ठों का निर्माण करती है जिसको वृक्षण पाली बोलते हैं। अब ये वृक्षण का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बनाया है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है बेटा, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वृक्षण का। ये जो बाहर वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जहाँ मेरा पेन चल रहा है, इसको बोलते हैं बेटा ट्यूनिका बेजाइनेसिस। ट्यूनिका बेजेइनेलिस, ठीक है, ये वाला भाग। ये देखो मध्य में, इसको बोलते हैं वृक्षण जालक। ठीक है, ये तो अधिवृक्षण है ही जो कि वृक्षण के ऊपर होता है। इसके बाद ये जो है ये वाला, इसको बोलते हैं बेटा अपन शुक्रवाहिकाएं। ठीक है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं वृक्षण कोष्ठ, जो मैंने अभी बात करी यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद ये जो एक स्ट्रक्चर है पिंडाकार, इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्यूजिनस। ठीक है, और इसके अंदर ये जो है ये शुक्रजन नलिकाएं होती है, ये मेन होती हैं शुक्रजन नलिकाएं। ठीक है, ये तो हो गया बेटा थोड़ा सा बाहर बाहर का इसका स्ट्रक्चर के बारे में समझना। अब हम पढ़ते हैं ये बनता कैसे और उसमें क्या क्या कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं शुक्रजन नलिकाओं की आंतरिक संरचना। पहले वृक्षण में पढ़ेंगे अपन शुक्रजन जो नलिका है इनकी अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, वृक्षण के अंदर शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। इनके भीतर 3 प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। ये अपन शुक्रजन जो नलिका है उसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा। ठीक है, एक तो होती है शुक्राणुजनन कोशिकाएं, फिर सेकंड होती है सर्टोली कोशिकाएं, फिर बेटा होती है अंतराली कोशिकाएं। यानी कि 3 प्रकार की कोशिकाओं के मिलने के उपरांत जो बनता है वो शुक्रजन नलिका बनती है। क्लियर हो चुका? अब इसके आगे का प्रत्येक के बारे में अपन वर्णन करते हैं। शुक्रजन जनन कोशिका क्या होती है? यह नर जननिक कोशिका है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये बेटा शुक्राणु का निर्माण करती है। अब देखो छोटा एमसीक्यू प्रश्न हो गया, यानी शुक्राणु का जो निर्माण है वो किन कोशिकाओं द्वारा होता है? वो शुक्रजनन कोशिकाओं द्वारा होता है। इसके बाद मैंने दूसरी आपको बोली थी सर्टोली कोशिकाएं। यह पिरामिड के आकार की होती हैं और बनते हुए नर युग्मक यानी शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। किनको बेटा? शुक्राणु। थर्ड होती है बेटा अंतराली कोशिका, जिनको अपन लीडिंग कोशिकाएं बोलते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, और ये कुछ एक प्रकार की कोशिकाओं में प्रतिरक्षात्मक रूप में भी कार्य आती है। ये तो बेटा आपका प्राइमरी जो ऑर्गन है यानी वृक्षण का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके द्वितीयक अंग कौन कौन से उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब आता है वृक्षण कोश। वृक्षण कोश जो थैलीनुमा स्ट्रक्चर है, ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उदर गुहा के बाहर होती है ये बाहर क्यों होती है?
यह उदर गुहा के बाहर इसलिए होती है जिससे कि वृक्षण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो, इसलिए बेटा शरीर के बाहर पाई जाती है। नेक्स्ट, अतिवृक्षण, जो कि वृक्षण के ऊपर होती है। शुक्र वाहिकाएं वृक्षण से निकलकर वृक्षण के पीछे की तरफ, पीछे की सतह पर अधिवृक्षण में जाकर खुलती है। ठीक है। और अधिवृक्षण जो पतली और लंबी नलिकाएं होती हैं, कुंडित होती हैं, और ये बेटा शुक्राणुओं के परिपक्वन में काम आती है, शुक्राणुओं के विकास में काम आती है। ठीक है। इसके बाद इसमें और क्या अंग है वो देखते हैं अपन। तीसरा अंग आता है शुक्रवाहक नलिका। अधिवृक्षण से निकलकर यह शुक्रवाही नली उदर तक जाकर के मूत्राशय में खुल जाती है। ठीक है। और ये ऊपर एक लूप बनाती है। अपन पढ़ते हैं शुक्रवाहक नलिका। देखो शुक्रवाहक नलिका कहाँ पर है वो देखते हैं अपन, मैं आपको समझाऊं इनको। हाँ, तो देखो मैं एक बार पढ़ लूँ इसको। शुक्रवाहक नलिका, अधिवृक्षण से निकलकर यह शुक्रवाहक नलिका उदर तक जाकर के मूत्राशय के ऊपर लूप बनाती है। ये देखो, ये देखो, ये रही आपकी शुक्रवाहक नलिका। देखो ये शुक्रवाहक नलिका अधिवृक्षण से निकलने के बाद ये जाती है यहाँ तक, और ये बेटा एक लूप बनाती है ये इस टाइप से। ठीक है, होगा कंप्लीट। अब आता है रसखलन नलिका। ये रसखलन नलिका है, ये रही रसखलन नलिका जो मैं आपको बताऊं। ये रही रसखलन नलिका, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, चलो देखो। उदर गुहा में शुक्राशय से निकलकर एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती है। किसमें खुलती है बेटा? शुक्रवाहक में खुलती है। यह दोनों ओर एक स्खलन नलिका कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, मैं एक बार और पढ़ दूं। उदर गुहा में शुक्राशय से निकलकर एक नलिका शुक्रवाहक में खुलती है और दोनों ओर एक स्खलन नलिका कहलाती है। ठीक है, अब आता है शुक्राशय। ये रहा बेटा शुक्राशय, ये आपका शुक्राशय, ये रहा आपका शुक्राशय। ठीक है, चलिए। यह एक जोड़ी मूत्राशय के पीछे स्थित होते हैं और ये वीर्य का लगभग 60% भाग बनाते हैं। ये बेटा शुक्राशय हो गया। एक शीशन है, मैं इसके बारे में आपको समझाता हूँ। ये शीशन बेटा, ये एक बाहरी एक अंग है जो कि शरीर के बाहर होता है, और ये मैथुन क्रिया के लिए काम आता है। और मूत्र और वीर्य दोनों का विसर्जन इसी के द्वारा किया जाता है, यानी कि जो मूत्र नलिका है वो इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब आती है अपनी सहायक नलिका है, सहायक ग्रंथियाँ। तो सबसे पहली ग्रंथि है बेटा प्रोस्टेट ग्रंथि। ये सघन ग्रंथि है, मूत्र नलिका के आधार के चारों ओर पाई जाती है। ठीक है, और वीर्य का कम से कम 20 से 25% भाग बनाती है। ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो मैंने अभी आपको बताई, ये प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक है, इसके बाद होता है काउपर ग्रंथि। शीशन के स्नेहक का कार्य करती है, यानी चिकनेपन को बनाए रखती है, और ये एक जोड़ी होती है, यानी कि 2 होती हैं। ठीक है, इसके बाद है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह हार्मोन जो अंतराली कोशिकाओं के स्त्रावण से बनता है, ये नर जनन अंगों के विकास और शुक्राणु के परिपक्वन में सहायक होता है। ये आपका बेटा पूरा का पूरा नर जनन तंत्र था जो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, धन्यवाद।